नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आप सभी लोगों को इकोनॉमिक्स की भी क्लास शेयर कर रहा हूं। आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर भी आप हमें बताइएगा, मैं आपको दूसरी वीडियो शेयर करूँगा, ठीक है। और मैंने अभी तक आप सभी लोगों को जीडीपी वगैरह, जीएनपी और एनएनपी के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और डिप्रिसिएशन क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और ट्रिकल डाउन थ्योरी के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों, आज जो इसमें का बचा हुआ पार्ट है, यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स, समावेशी इकोनॉमिक्स के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, यानी समावेशी विकास के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, उसके बारे में आज हमें जो बची हुई चीज़ें हैं उसको आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। आइए जानते हैं। ट्रिकल डाउन थ्योरी के बारे में बता दिया है मैंने। आइए इसकी आगे की कहानी क्या है दोस्तों, ठीक है। तो बात करते हैं हम समावेशी विकास के आयाम के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे समावेशी विकास के आयाम क्या क्या हैं, यानी डायमेंशन ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में, यानी कि समावेशी विकास क्या कहता है दोस्तों, ठीक है। इसका क्या उद्देश्य है या क्या चाहता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखो, समावेशी विकास कहता है कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, इक्वेलिटी पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि सभी को समान रूप से सब कुछ मिलना चाहिए। जो भी संसाधन होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, यानी सरकार के द्वारा जितनी भी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं, वह सभी को समान रूप से मिलना चाहिए। जो हमारे देश में या किसी भी देश में एक तरीके से असमानताएं हैं, वो असमानताएं खत्म होनी चाहिए, यानी कि समान रूप से सभी को सब कुछ व्यवस्थाएं मिलना चाहिए। वो चाहे शिक्षा की बात की जाए, चाहे वो स्वास्थ्य की बात की जाए, या किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ें होती हैं, वो समान रूप से सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। चाहे वो ग्रामीण की बात की जाए, चाहे वह शहरी की बात की जाए, जो क्षेत्रीय असमानता है, डिजिटल जो विभाजन है, वो सारा कुछ समानता यानी इक्वेलिटी की बात करता है। कौन? एक्सक्लूसिव इकोनॉमी करता है, यानी समावेशी विकास क्या करता है, उसका मानना है कि सभी को समान रूप से अवसर प्राप्त होना चाहिए, समान रूप से सब कुछ मिलना चाहिए। तभी हमारे देश में जब असमानताएं जो हैं दोस्तों, जो हमारे देश में असमानताएं हैं और असमानताएं जब खत्म होगी तो हमारा देश जो विकासशील हो वो विकसित की ओर हम, यानी कि हम विकासशील से हम विकसित की ओर पहुंच जाएंगे दोस्तों। तो समावेशी विकास का लक्ष्य ये भी है दोस्तों। दूसरा लक्ष्य क्या है दोस्तों, दूसरी बात करते हैं गुड प्रशासन। एक अच्छा प्रशासन होना चाहिए, ठीक है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमी कहता है, समावेशी विकास कहता है दोस्तों कि सुशासन। सुशासन मतलब गुड गवर्नेंस, अच्छा शासन होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। नियामकीय व्यवस्था यानी रेगुलेटिंग व्यवस्था, कंट्रोलिंग व्यवस्था, ये सारा कुछ बहुत अच्छे होने चाहिए। वो चाहे सरकार की बात की जाए और सभी लोग जो यानी कि सरकार में बैठे हुए लोग हैं, ठीक है, उन्हें उनकी जवाबदेही होनी चाहिए, यानी कि अकाउंटेबिलिटी उनकी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और सभी लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय मिलना चाहिए, ठीक है। सामाजिक राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए समान रूप से, ठीक। दूसरी चीज़ें होती है गुड गवर्नेंस से तात्पर्य अच्छा सुशासन होना चाहिए, एक अच्छा शासन होना चाहिए, एक अच्छा प्रशासन होना चाहिए। किसी प्रकार के किसी भी व्यक्ति को अगर किसी को न्याय की आवश्यकता है तो उसे न्याय में मिलने में भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति को पुलिस की व्यवस्था यानी कि पुलिसिंग व्यवस्था या पुलिस से किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो उसे बहुत अच्छे तरीके से किसी प्रकार का उसके अंदर डर ना हो, डर का भय यानी डर का वातावरण ना हो, भय का वातावरण ना हो, वो पुलिस से जाकर मिलकर अपनी समस्याएं सुना सके। अगर प्रशासन में कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, शासन में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो एमपी एमएलए जो भी हो, जिनके पास भी आपको मिलना चाहिए, यानी जिनसे भी आपकी कोई समस्या है, आपको अपना समस्या सुनाना है या अपनी समस्या का निदान करना है, तो ऐसा प्रशासन हो जिनसे कि सभी को अच्छी व्यवस्था मिल सके, ठीक है। दूसरा लक्ष्य क्या कहता है, गुड सुशासन होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, गुड सुशासन, यानी कि अच्छा गवर्नेंस यानी गुड गवर्नेंस होना चाहिए। नेक्स्ट बातें की जाती हैं कि अगर हमें समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाने से तात्पर्य है दोस्तों, देखो मान लो अगर हम कोई चीज़ें हमें भेजना है, मान लो एक तरीके से मान लो ये भारत है और भारत में अगर सभी लोगों के पास पहुंचाना है तो डिसेंट्रलाइजेशन से तात्पर्य विकेंद्रीकरण, यानी कि हर चीज़ का जैसे विकेंद्रीकरण हो। जैसे कि कैसे विकेंद्रीकरण हुआ है, जैसे भारत है, भारत एक राज्य है, ठीक है। भारत एक देश क्या है, देश कई राज्यों में विभक्त है, ये विकेंद्रीकरण है, ठीक है। अब राज्य क्या है, राज्य ने क्या किया है, जिलों में विभाजित किया है,
जिलों को मंडलों में विभाजित किया गया है, यानी तहसीलों में विभाजित किया है, तहसीलों को पंचायतों में विभाजित किया गया है। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद इसी तरह तो हमारा जो एक तरीके से जो हम यानी जो सरकार की योजनाएं हैं, जो सरकार योजनाएं पहुंचाना चाहती हैं, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन के माध्यम से ही सारी चीज़ पहुंचता है। जैसे कि क्या बोलता है, मान लो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने कोई योजना लाया, मान लो उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला योजना पूरे देश में लागू, पहले सभी राज्यों में जाएगा, राज्य क्या करेंगे, जिलों में बांटेगा, जिला क्या करेगा, उनको मंडल यानी कि तहसील में बांटेगा, तहसील क्या करेगा, उनको ग्राम पंचायतों में बांटेगा, यानी कि जो पंचायतें होती हैं वो ग्राम में बांटेगा। ठीक है, ग्राम प्रधान क्या करेगा, सभी व्यक्ति तक पहुंचाएगा। तो हमें विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए, जिससे कि हमारा जो समावेशी के लक्ष्य का जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट बात की जाती है, देखो विकेंद्रीकरण से और भी कुछ चीज़ें आप देखना चाहो तो थोड़ा सा यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि जो यहाँ पर बात की जाती है वित्त के उचित संस्थानों और भूमिकाओं के उत्तरदायित्व प्रयोजन का जो अभाव है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें कमी ला सकते हैं। जो उत्तरदायित्व की भूमिका है, जो उत्तरदायित्व, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जो अकाउंटेबिलिटी जिनके पास है, अभी हमारे यहाँ प्रत्यायोजन का उसका अभाव है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, यह इन सभी अभाव को हमें दूर करना है, ये हमारा लक्ष्य है। ठीक है, दूसरी चीज़ें हैं कार्यक्रमों और कल्याणकारी योजनाओं में केंद्र और राज्यों के दृष्टिकोण में भिन्नता। अभी जो हमारी योजनाएं हैं, कई बार क्या करती हैं, आप देखते हो कि राज्य सरकार अपनी चलाता है, केंद्र सरकार अपनी चलाता है, जिससे कि क्या होता है, किसी प्रकार का कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। जब कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है तो कोई भी योजना सफल नहीं हो पाती। कई बार योजनाएं लागू करने में केंद्र सरकार, जैसे मान लो कोई योजना है, वो केंद्र सरकार की कोई योजना है और राज्य सरकार क्या करती है, उस योजनाओं को लागू नहीं करते। तो इन सभी समस्याओं को हमें दूर करना पड़ेगा। जब इन समस्याओं को हम दूर करेंगे, यानी आपस में कोऑर्डिनेशन लाएंगे, तो क्या होगा, हम समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। दूसरी चीज़ें कहा जा रहा है, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर संगठन में असंबद्धता आज भी हमारे यहाँ बना हुआ है, जिन्हें हमें क्या करना होगा, दूर करना होगा। फिर बात की जाती है जवाबदेही की बात करें, पारदर्शिता की बात करें, निगरानी का बात करें, तो अकुशल तंत्र आज भी है। अगर आप किसी से भी कोई इन्फॉर्मेशन, या कोई व्यक्ति है जो सार्वजनिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, अगर उससे कोई चीज़ जवाबदेही यानी कि कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं, कोई चीज़ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप पूछते हैं कि आप यहाँ पर बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, ठीक है, आपका यह काम है, तो वो जवाब देने में कई बार हेजिटेशन करता है और जवाब भी नहीं देता है और बार बार आपको डांट के भगा देता है। और कई चीज़ें होती हैं, पारदर्शिता, आज भी हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंसी की कमी है। ठीक है, कोई भी चीज़ें होती हैं, आप देखते हैं, चाहे पुलिसिंग में देखा, चाहे आप पुलिस व्यवस्था में देख सकते हैं, चाहे आप जो IAS IPS जो IAS वगैरह होते हैं, IAS अधिकारी होते हैं, ठीक है, कई ऐसी योजनाएं होती हैं, कई ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, चाहे आप ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायत स्तर पर देख सकते हैं, नगर निगम स्तर पर देख सकते हैं, नगर पालिका के स्तर पर देख सकते हैं, कहीं पर भी पारदर्शिता हमें दिखाई नहीं देती है। बैंकों में भी आप देखिए तो यहाँ पर भी पारदर्शिता नहीं दिखाई देती है, जो कि हमें पारदर्शिता लाना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, हमारा शासन बहुत अच्छा होगा, हमारा प्रशासन बहुत अच्छा होगा, हम जिस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बातें की जाती है जवाबदेही। नेक्स्ट बातें क्या की जाती है दोस्तों, जवाबदेही और पारदर्शिता यानी अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी की बात की जाती है, कि जो लोग भी हैं आंसरबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जवाबदेही होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, जो लोग भी बैठे हुए व्यक्ति, जो सार्वजनिक पद पर या कहीं पर भी बैठे, जैसे हम ही हैं, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे यहाँ, यानी कि जब मैं टीचिंग कर रहा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हर वो चीज़ें कि अगर मैं क्लास आप तक नहीं पहुँचा पा रहा हूँ तो उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसके पीछे ठोस कारण होना चाहिए। ठीक है, ये मेरी जवाबदेही बनती है। आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, ये आपका संवैधानिक अधिकार है, एक तरीके से ये आपका संवैधानिक और वैधानिक अधिकार है कि आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि सर आज आपने क्लास क्यों नहीं लिया। और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी से तात्पर्य कैसे होता है दोस्तों, पारदर्शिता होनी चाहिए, कल की क्लास क्या होगी, यानी कि पूरे महीने का एक शेड्यूल होना चाहिए। ठीक है, कितनी फीस है, जो फीस होनी चाहिए वो सभी व्यक्ति को समान रूप से मांगना चाहिए, सभी की फीस समान होना चाहिए। जिस कोर्स के लिए मान लो कोई कोर्स एक स्टूडेंट लेता है, उस कोर्स के लिए सभी स्टूडेंट जितने हैं, सभी स्टूडेंट का एक ही फीस होनी चाहिए। तो इसे क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंसी है दोस्तों। ठीक है, और इसे एक इक्वालिटी का भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि हमने समानता का सिद्धांत यहाँ लागू किया। ठीक है, यानी कि हमारी जवाबदेही बनती है। तो उसी तरह राज्य में, यानी कि सार्वजनिक राज्य में या देश में बैठे हुए जो सार्वजनिक पद पर व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। उनका जो भी कार्य करते हो पारदर्शिता होनी चाहिए।
ठीक है। आप देखते हैं कि कई बार जो शासन प्रशासन में जो काम कर रहे हैं, आप देखते हैं जो एमएलए एमपी जो विधायक होते हैं, जो आपके आईएएस आईपीएस होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, कई बार हम जानने का प्रयास करते हैं लेकिन वो लोग बताते नहीं। कई बार हम आरटीआई भी डालते हैं किसी के खिलाफ, फिर भी हमें इन्फॉर्मेशन सही नहीं मिल पाती है। तो आज इन चीज़ें कमियों को दूर करना है, ये भी समावेशी विकास का लक्ष्य है। तो समावेशी विकास का लक्ष्य है कि हमारे यहाँ हमारे देश में जवाबदेही, ट्रांसपेरेंसी, इक्वालिटी और एंसिबिलिटी होनी चाहिए, यानी उत्तरदायित्व तो होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट बात की जाती है संधारणीयता की बात करता है, यानी सस्टेनेबिलिटी, यानी कि हम विकास करें लेकिन हमें किसी भी प्रकार के, जैसे पर्यावरण की बात करी जाए, जैसे हम पर्यावरण की बात करते हैं तो पर्यावरण को भी हम ध्यान में रखकर ही हमें विकास करना चाहिए। जैसे यहाँ पर बात की जा रही है पर्यावरण के संबंध में समावेशी विकास के लिए किए गए भारतीय नियोजन के परिणामों के बीच एक महत्वपूर्ण असंतुलन है। देखो अब यहाँ पर हम नहीं समझेंगे, हम इन शब्दों को छोड़कर मैं आपको अलग से शब्दों को समझाना चाहूँगा। देखो जैसे कई बार क्या होता है, हमें सस्टेनेबिलिटी यानी कि सस्टेबल गोल अपनाना चाहिए। सस्टेबल से तात्पर्य होता है जैसे कि पर्यावरण को हानि भी ना हो। जैसे बहुत सारी कंपनियां स्थापित करते हैं दोस्तों, आप कंपनी स्थापित करिए लेकिन ऐसी कंपनी स्थापित कीजिए किसी भी पेड़ पालो यानी कि पौधों को किसी भी प्रकार की हानि ना हो, ठीक है, और आप अपने विकास को यानी कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी कर लें, और किसी भी प्राकृतिक रूप से जो प्राकृतिक संरचनाएं हैं उसमें किसी भी प्रकार की समस्या भी ना हो, किसी प्रकार की कोई क्षति भी ना हो, उसे कहा जाएगा संधारणीय या सस्टेनेबल कहा जाएगा दोस्तों। ठीक, अब देखो सस्टेनेबल में और भी चीज़ें आती हैं। वित्तीय सस्टेनेबल की बात करता है, सस्टेनेबल में और भी बात की जाती है वित्तीय यानी फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, जो सरकार के समावेशी विकास कार्यक्रम परियोजनाओं आर्थिक रूप से व्यवहार होनी चाहिए, एक व्यवहारिक रूप में होने चाहिए। ठीक है, सब्सिडी की अधिकता और परिणाम अभिमुखता की कमी से राजकोषीय घाटे की वृद्धि की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कई बार देखो हम सब्सिडी ज़्यादा दे देते हैं, ठीक है, हम सब्सिडी ज़्यादा देते हैं लेकिन उसका आउटकम कितना निकलता है, आउटकम कुछ नहीं निकल पाता, जिससे क्या होता है हमारा राजकोषीय यानी कि हमारा राजकोषीय जो होता है वो राजकोष जो होता है हमारा घाटे में चला जाता है। ठीक है, हमारा फिजिकल डिफिसिट में हम फिजिकल डिफिसिट में चले जाते हैं। तो हमें कुछ ऐसा अपनाना है, ऐसी प्रक्रिया, अगर हम यानी कि हम सब्सिडी भी दे रहे हैं किसी भी चीज़ में तो हमें उतनी ही सब्सिडी देना है जितना हमारा लक्ष्य प्राप्त हो जाए, और साथ ही साथ हमें किसी प्रकार के जैसे हमें राजकोषीय घाटे का सामना भी ना करना पड़े, ऐसे भी हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, तभी हम समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। दूसरी बात करते हैं सामाजिक संधारणीयता की बात की जाती है, जिससे बोला जाता है सोशल सस्टेनेबिलिटी बोला जाता है। तो सामाजिक संधारणीयता से तात्पर्य होता है कि सामाजिक संरचना संस्कृति को बनाए रखने की आवश्यकता है। देखो जो सामाजिक संरचना पहले से बनी हुई है, जो संस्कृति हमारी बनी हुई है, उन्हें हमें संजोए रखना है। ठीक है, हमें ऐसे नहीं छोड़ देना है कि हमारी जो सामाजिक संरचना है जैसे चल रही है चलने चाहिए, नहीं, इन सभी को हमें संजोए रखना चाहिए। और इसमें जो तमाम समस्याएं हैं, जो आमतौर पर समस्याएं जैसे आदिवासी क्षेत्रों में बहुत सारी समस्याएं हैं, उन्हें हमें दूर रखना चाहिए। आर्थिक समृद्धि के लिए क्या करना चाहिए, कुछ विकास की कुछ योजनाएं लाना चाहिए कुछ। ठीक है, क्योंकि जो जनजातीय आबादी हैं वो कई बार क्या हम संघर्ष की स्थिति में हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ आर्थिक व्यवस्थाएं लानी चाहिए। जैसे सरकार के कैसे कुछ रोजगार, जैसे रोजगार उत्पन्न कर दे सरकार, या वहाँ पर कुछ ऐसी योजनाएं लगे जैसे शिक्षा की व्यवस्था, कुछ स्कूल की व्यवस्था कर दे सरकार, फिर या तो वहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था, कुछ हॉस्पिटल खोल दे। तो इससे क्या होगा, रोजगार भी बनेंगे, रोजगार का संसाधन भी उत्पन्न हो जाएंगे, रोजगार भी वहाँ के रह रहे लोगों जो परेशानियाँ में हैं उन्हें रोजगार भी मिल जाएगा। साथ ही साथ उन्हें क्या मिल जाएगा दोस्तों, साथ ही साथ उनके रहने और उनके जीवन जीने में भी सुधार आ जाएगा। तो यानी कि हम समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे जब इन सब सारी चीज़ों को हम अपनाएंगे तो। और जो सारी कमियां मैंने आपको बताया, इन कमियों को यदि हम दूर करेंगे तभी हम समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे दोस्तों। बात की जाती है पर्यावरणीय संधारणीयता की बात की जाए यानी कि इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो हमें दीर्घकाल में समावेशी विकास के लक्ष्यों का अनुसरण करने के क्रम में पर्यावरणीय मानकों को हम खतरे में नहीं डालना चाहिए। देखो हमें अपने लक्ष्य को, यहाँ बात की जाती है, हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए हमें पर्यावरणीय यानी प्राकृतिक रूप से जो हमें भगवान के जो ईश्वरीय देन है, जो पेड़ पौधे और भी जो हमारे नदियाँ पहाड़ पठार जो भी चीज़ें हैं जो प्राकृतिक रूप से हमें दी गई हैं, जिनका हमारे लिए रहना, उनके लिए रहना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, उन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होगा, उन्हें बनाए रखना है। या भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा जो भी मानक निर्धारित किए गए हैं
उन मानक को हमें पूरा करना चाहिए। तब हमें कोई भी कंपनी स्थापित करना चाहिए, कोई भी हम फर्म स्थापित करना चाहिए। इन सभी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होगा, ठीक। और जहाँ अत्यधिक उर्वरक का वर्तमान समय की मांग है, वहीं इसके परिणाम स्वरूप मृदा की उत्पादकता में कमी देखी गई। देखो आप लोग जानते हो हम क्या करते हैं, हमारे किसान भाई क्या करते हैं दोस्तों, कि सबसे ज़्यादा उर्वरक का प्रयोग करते हैं, यानी फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, जो एक तरीके से केमिकल युक्त होता है, जिससे कि हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। फिर हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन जो मृदा होती है, जो मिट्टी होती है, उसके उत्पादन क्षमता में भी कमी आ जाती है। हम वही जो एक तरीके से जो आपका टेक्नोलॉजी फैटिग्यू यानी कि जो हम प्रौद्योगिकी थकान की बात करते हैं, हम वही पुरानी चीज़ें अभी भी यूज कर रहे हैं। हमें कुछ आधुनिक करना होगा, कुछ नया नवाचार करना पड़ेगा, तब हम समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे दोस्तों। यानी कि बहुत अच्छी चीज़ों से समझाया गया और हमें बताया गया दोस्तों कि समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें इन सारे समस्याओं को क्या करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। जो हमारी समस्याएं हैं, इन समस्याओं का हमारी सरकार को निवारण करना पड़ेगा। और यहाँ पर सिर्फ सरकार ही अकेले अगर जिम्मेदार होगी तो हम ऐसे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हम विकासशील ही बन जाएंगे, यानी कि विकासशील से विकसित की ओर हमें बढ़ने के लिए हमें और दिन का यानी कि काफ़ी समय लगेगा। लेकिन यदि समाज का प्रत्येक प्राणी समाज का प्रत्येक व्यक्ति इस बात की जिम्मेदारी उठा लेता है, अपने काम के प्रति जिम्मेदार हो जाता है, तो हम भी विकासशील से विकसित देश की श्रेणी में हम आ सकते हैं दोस्तों। साथ ही मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा आज के लिए कि थैंक यू सो मच। आप सभी लोग शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें, कमेंट में अपनी राय जरूर व्यक्त किया करें। और यदि किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है, अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। 89 हमारा नंबर है, 8920340192 पर आप व्हाट्सअप कीजिए और उस सब्जेक्ट का नाम लिखिए कि कौन से सब्जेक्ट को आपको PDF चाहिए, वो आप तक पहुंच जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। टेक केयर ऑल ऑफ यू।